दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के 3 छात्रों को एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। सीएम धामी का छात्रों ने किया स्वागत। सीएम धामी का छात्रों ने धन्यवाद किया और बोले, छात्र अब जान में जान आई। महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा पत्र, कहा कुछ सीटों पर परिणाम आ सकते हैं आशा के विपरीत। विधानसभा चुनाव में प्रबंध को बताया गलत। उत्तराखंड में अब नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। देहरादून में मरीजों के लिए ऑक्सीजन को होगी व्यवस्था। कोरोनेशन अस्पताल में प्रायोजनिक टैंक स्थापित। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पूर्व सीएम हरीश रावत का अनोखा अंदाज। कार्यकर्ताओं के लिए चाय बनाते नजर आए हरीश रावत। वाराणसी में कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आए पूर्व सीएम। नमस्कार, आप उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों की घर वापसी पर कहा कि वतन वापसी पर आपका स्वागत है। तो वहीं पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहा कि आज पूरा विश्व भारत को पहचान बना रहा, जान रहा। इस कड़ी में यूक्रेन में फंसे हुए छात्र लौटे और भारत आ रहे, जिसमें 3 छात्र उत्तराखंड के भी हैं। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व भारत को पहचान रहा है, भारत को जान रहा है, मान रहा है। इस कड़ी में जो भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के तहत बच्चे वापस सकुशल लौट रहे हैं धीरे धीरे। और उत्तराखंड के भी 3 बच्चे इसमें हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे सभी इससे जुड़े हुए जो भी अधिकारीगण हैं, उन सभी को धन्यवाद करता हूं। और जो बच्चे अभी रह गए हैं, उनके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पोलैंड के रास्ते से अन्य जो समीपवर्ती जो बॉर्डर हैं, उन क्षेत्रों से हमारे सभी बच्चे आ जाएं और उनके बारे में लगातार यहाँ से हमारे नोडल अधिकारी जो हमने नियुक्त किए हैं, वो सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में, दूतावास के भी संपर्क में हैं। और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन भारत आने पर छात्रों के सकुशल वापसी पर उनके लिए कामना कर रहे। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड के बाजपुर से भी मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए छात्र वहीं फंस गए हैं और उनके परिजनों को अब चिंता सता रही है। परिजनों ने बताया कि बच्चों के पास खाने पीने के सामान की धीरे धीरे कमी हो रही है। इस दौरान वो सरकार से बच्चों को सकुशल भारत लाने की मांग कर रहे हैं। आज ऐसा ना, अभी वो तो बैंकॉक में है, मगर बाहर नहीं निकल पा रहा है ना। बाहर के बारे में वो जानकारी दे सकती है। इतना ही पता है जो उसे टैंक घूम रहा है और बाद बाकी देखने को कुछ नहीं दे रहे उन्हें। बाहर से खबर जो सुनते हैं जो वीडियो में, मतलब मोबाइल पे देखते हैं, उतना ही उसे जानकारी है। बाद बाकी और कुछ कह नहीं सकता। फिलहाल वो कीव में है। उसे 4था ईयर चाहिए पढ़ने की। मैं MBBS कर रहा था वहाँ। अभी तो झगड़ा का अंदर फंसा पड़ा है। अब घर आने के लिए तो परेशान है। खाने पीने का भी दिक्कत हो रही है वहाँ। बहुत सारे मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब जितना जल्दी हो सके सरकार से प्रार्थना ये है कि उसे घर बुला ले तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। कल रात को मैंने 12 बजे बात हुई थी, तो वहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर है। बहुत ही मतलब बाहर तो कोई बच्चा बैंकर में ही है। अभी तक खाने पीने का भी बहुत दिक्कत है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो मेरे सारे भारतवासी के जितने बच्चे हैं, सबको इंडिया वापिस लेके आए। हमने 6 बजे बाहर आए थे तो कह रहा 4 बजा, फिर हम अंदर चले गए। पूरे दिन हम कुछ खा भी नहीं पाए, ऐसे ही भूखे। कि वहाँ अब सुपरमार्केट सब बंद हो चुके हैं। ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था है। वो दिन रात 24 घंटे बंकर्स में ही रहते हैं, जो बेसमेंट में उनके लिए बने हुए जगह है। और वो बताते हैं कि चाचा, हम लोग जो है ज़रा सा बाहर निकलते तुरंत ही सायरन बजता में तुरंत भाग के बंकर्स में छुपना पड़ता है। इसलिए मैं सब स्टूडेंट की तरफ से जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, सब माता पिता की तरफ से भारत सरकार के ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि मेरे हाथ जोड़कर उनसे।
पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन में हालात खासा खराब हैं। रशिया और यूक्रेन में छिड़े युद्ध में लगातार हालात बेकाबू होते बताए जा रहे। वहीं अन्य देशों समेत भारत के लोग जो यूक्रेन गए हुए हैं, अब वो बुरी तरह फंस गए। युद्ध के चलते यूक्रेन को सरकार ने तमाम फ्लाइट्स को बंद किया हुआ है। ऐसे में अन्य देशों से आए लोगों का बुरा हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अत्तर है और मेरा बेटा MBA करने यूक्रेन गया था 12 अप्रैल 2021 को। और सरकार से ये गुहार लगाई थी हमने कि ये इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब हमें 15 दिन से मालूम था हालात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ फ्लाइटें बंद थी, तो इन्हें पहले ही व्यवस्था करना चाहिए थी उसके बराबर के मुल्कों से। ये इंडियंस को निकालना चाहिए था। अभी आला अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई। LIU के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी। मैंने फ़ोन किया था, DM साहब ने एक लिस्ट जारी की थी। उस पर फ़ोन करने के बाद LIU के इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे। उसमें उसका फ़ोटो, उसका ID, उसका पासपोर्ट और वीज़ा, वो सारे मैंने दे दिए थे उनको। तो फिर दोबारा उनसे बात हुई 3-4 घंटे के बाद। तब उन्होंने बताया कि ये DM साहब के थ्रू सरकार को भेजी थी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान भारत वापसी के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहे भारतीयों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि यूक्रेन में ये किस बॉर्डर का वीडियो है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में एक सुरक्षा कर्मी भारतीयों पर लात मारता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में फंसी कुछ छात्राएं रोती हुई नजर आ रही, जो अपने दिल का दर्द कैमरे के सामने बयां कर रही हैं। फोन करके भी नहीं पूछा कि बच्चा तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। ना इंडियन एम्बेसी हम लोग का कोई ख्याल रख रही है। सीधे मुल्क बोल रहे तुम्हारी इंडियन एम्बेसी ने नहीं बुलाया तो हम क्या करें, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास तुम्हारा। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम निखिल कुमार है। मैं लबीब एलिस के लबीब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। कल हमें नोटिस आया पोलैंड से, इंडियन कम्युनिटी ऑफ पोलैंड से, कि जो बच्चे आना चाह रहे हैं वो आ सकते हैं। उन्हें स्लेंजिस्की बॉर्डर से निकाला जा रहा है बाई फुट। तो हमने खुद से अपना कैब करवाया। हम सभी लोगों ने अपने हॉस्टल से कैब कराया। कैब से निकले। कैब से निकलने के बाद हमें कुछ किलोमीटर जाने के बाद बहुत लंबी जाम मिली। तो पूरे जाम में कैब वाले ने हमें निकाल दिया। तो हमने खुद चल के 25 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, सभी लोग चल के आए हैं बॉर्डर पे, यहाँ पोलैंड के बॉर्डर पे। और यहाँ बॉर्डर पे हमारे साथ ऐसे सलूक हो रहा है। हम 10 घंटे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और एक एक करके बस एक वैन से 8 या 10 लोगों को एक बार में हमें बॉर्डर पे पहुंचाया जा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि बस यूक्रेनियन लोगों को पहुंचाया जा रहा है और हमें कुछ नहीं। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्र घर आने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का इंतजार करते हुए बुनकरों में रात गुजारने पर मजबूर हैं। तो वहीं इस दुख की घड़ी में क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन परिवार की कुशलता पूछने पहुंचे। इस दौरान प्रेमानंद महाजन ने कहा कि भारत सरकार पर हमारे क्षेत्र के होनहार लड़के अमन राय के अलावा भारत के कई स्थानों से पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में गए हैं, जहां आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। खार्किव इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से वो 3रा ईयर है और युद्ध छिड़ गया वहाँ पे। और वो जिस खार्किव सिटी में है वहाँ भयमारी स्थिति है, बहुत भयंकर स्थिति है। वो रात को तो बंकर में बिताते हैं, दिन में थोड़ा बहुत जो खाना वाना इधर उधर से लेके आके खा के फिर बंकर में जाते हैं। स्थिति इतना भयंकर है कि वहाँ का जो एम्बेसी वगैरह वो उसको संज्ञान भी कम ले रहे हैं ना। वहाँ के जो 4-5 हजार बच्चे और भी है, उनको भी कोई सूचना ना कुछ देता, ना उसके पास कोई आता है, ना कोई वो करता है। वो सब डरे हुए हैं। हम भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि उसको किस तरीके से निकाला जाए, वो अपना वो देखे। जो
रोमानिया रास्ते से जो निकल रहा है तो खार्किव से कम 1300 किलोमीटर दूर है, तो वहां से आना उनका इम्पॉसिबल है। और रशिया के रास्ते वहां से 55 के आसपास है, 500 किलोमीटर। तो अगर भारत सरकार अगर रशिया से अगर संबंध बनना अच्छा है, अगर वो करके उस रास्ते से अगर निकलना चाहे तो बेहतर होगा। अभी आपकी अमन से लास्ट टाइम कब बात हुई? करीब 10:30 बजे के आसपास मेरे से बात हुआ है। वो मेट्रो के जो अंडरग्राउंड है वहाँ पे वो आराम कर रहे थे। वो कह रहे थे थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल के कुछ खाना है। हमारा भी बेटा है, बाकी ये हमारे, आपको बता दूं कि मेरे क्लास फ्रेंड भी हैं, हम लोग एक साथ पढ़ते थे। और बेटा वहाँ गया है तो सबको लिए वो आदरणीय है, प्यारा है। आज उसके परेशानी से हम लोग सब लोग दुखी भी हैं और पूरा इलाका कहीं ना कहीं चिंतित है। और युद्ध में जो अचानक जो युद्ध शुरू है उससे एक भयावह स्थिति पैदा हुआ है और सब बच्चे घर आना चाहता है। तो इस समय भारत सरकार को अभी कल कुछ 200-250 बच्चे शायद कल आए हैं, तो ये काम उन्होंने अच्छा किया। मगर अभी बीच में ऐसे वो समाचार आ रहा था सोशल मीडिया में कि टिकट का कीमत जो अचानक दुगनी तिगुनी कर दी। भारत सरकार को देखना चाहिए और इसमें जितना वो सक्रिय हुए है इससे ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है। तत्काल उन बच्चों को जैसे भी ये बच्चे आए बाकी बच्चों को भी निकालने के लिए सरकार को कोशिश करना चाहिए। मेरी अपील भारत सरकार से है, प्रधानमंत्री जी से है कि तत्काल इसकी व्यवस्था करें। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अलग अंदाज के चलते हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत इन दिनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव के दौरान जिस तरह से हरीश रावत सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहे, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी इसी रंग में रंगे दिखाई दे रहे। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हरीश रावत चाय बनाते दिखाई दिए और कार्यकर्ताओं को चाय भी पिलाई। पूर्व सीएम का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। हरिद्वार लोकसभा से 2009 में चुनाव लड़ चुके पूर्व लोकसभा प्रत्याशी महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रबंधन की वजह से कुछ सीटों पर परिणाम आशा के विपरीत भी आ सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में प्रदेश स्तर पर कोई जिम्मेदार और गंभीर व्यक्ति नहीं था जो चुनाव प्रबंधन की रूपरेखा ठीक से बना सके। खबर देहरादून से है, जहां कोरोनेशन अस्पताल में ऑक्सीजन संरक्षण के लिए क्रायोजेनिक टैंक स्थापित कर दिया गया। इसकी मदद से मरीजों को हाई फ्लू ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो जाएगी। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि कतर फाउंडेशन की तरफ से भारत सरकार को 7 क्रायोजेनिक टैंक दिए गए थे, जिसके तहत रुड़की और देहरादून में क्रायोजेनिक टैंक को स्थापित किया गया। इसकी मदद से ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। क्रायोजेनिक टैंक है बेसिकली ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए। और जो है कतर फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ कतर जो है उन्होंने 7 भारत सरकार को गिफ्ट किए थे एज ए कंट्री जो है डोनेशन। और उसमें से 2 हमें जो है यहाँ पर, एक रुड़की में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में और एक और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज।
राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज को-स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने जिला पंचायत के ही अपर मुख्य अधिकारी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। शांति देवी ने बताया कि जब से अपर मुख्य अधिकारी द्वारा पौड़ी में अपना कार्यकाल संभाला गया है, तब से उनके कामों में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रशासनिक और विकास के कार्यों के संबंध में ना तो उनसे सलाह ली जाती है और ना ही उनके संज्ञान में कोई बात रखी जाती है। देखिए, इस संबंध में मेरी अपर मुख्य अधिकारी से भी वार्ता हुई। मैंने उनसे कहा, कई बार कहा, और मैंने पत्रचारिता के माध्यम से भी बात हुई कि भाई आप अपनी मनमानी तरीके से काम मत करो। तो उनके हर बार मेरे बोलने से फिर भी वो अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। वो अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं समझ रहे हैं और अब कभी भी मनमर्जी तरीके से अपने घर छुट्टी चले जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। मैंने जब उनसे फ़ोन में भी बात कर रही हूँ तो वो मुझे बता रहे हैं कि मैं ऑफिस में होते हो और कहीं और चले जा रहे हैं, और बिना मेरे संज्ञान में लिए वो छुट्टी जा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे मेरे सम्मान की लड़ाई है और मुझे सम्मान चाहिए इस बारे में। और मैंने उनको इस संबंध में एक लेटर भी दिया कि मैं आपका वेतन रोक रही हूँ, क्योंकि आपके ऐसे मनमाने तरीके नहीं चलेंगे। तो उन्होंने फिर भी जबरन मेरे लेटर देने के बावजूद उन्होंने जबरन अपना वेतन भी निकाला, जो कि नियम के विरुद्ध है। और मुझे बता रहे हो कि अब आप बिल्कुल ना आप बजट आवंटन कर सकते हैं, ना आप यहाँ पे प्रस्ताव में आप प्रस्ताव रख सकते हैं। तो मेरा अधिकार क्या है? मुझे ये जानना है कि मेरा अधिकार क्या है। मैं अध्यक्ष हूँ कि क्या हूँ यहाँ पे? वो मुझे अध्यक्ष मान ही नहीं रहे। मुझे सम्मान चाहिए और मेरी यही वो है। ऊधम सिंह नगर में एक बार फिर से अवैध खनन ने जोर पकड़ लिया है, जहां स्टोन क्रेशर स्वामी जेसीबी की मदद से गहरे गड्ढे कर खनन के कारोबार को अंजाम दे रहे। मशीनों द्वारा हो रहे अवैध खनन की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। जेसीबी की मदद से धरती का सीना चीरकर लगभग 100 फीट से अधिक गहरे गड्ढे खोद दिए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर का संकट मंडराने लगा है। में आया है कि ग्राम कुंडेश्वरी में खनन की शिकायत को लेकर ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इस पे शीघ्र ही खनन विभाग के साथ और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। साथियों, यहाँ जो क्रेशर स्वामी के द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उन गड्ढों से जो यहाँ क्षेत्र है सारा, उसमें ये समस्या आ रही है कि जो नल है उसके अंदर पानी आना बंद हो गया है और आम जनमानस को पानी नहीं प्राप्त हो पा रहा। सरकार ने हैंडपंप लगाए। क्यों लगाए? ताकि जनता पानी पिए, जिसके घर में नल नहीं है। उस हैंडपंप के अंदर पानी नहीं आ रहा तो जनता कहाँ से पानी पिएगी? मैं इस बात में कहना चाहूँगा कि जितने क्षेत्र के किसान हैं उनको कहा जाता है कि आप धान ना लगाएं, बेमौसमी धान ना लगाएं। क्या इन बेमौसमी धान लगाने से इतना पानी खर्च हो सकता है कि जितना क्रेशर स्वामी के द्वारा पानी को बर्बाद किया जा रहा है? और जिस बर्बाद पानी के द्वारा क्षेत्र के अंदर जो पशु जानवर उसको पी रहे हैं, उन जानवरों की मृत्यु हो रही है। मैं उस विकलांग और अंधे प्रशासन को कहना चाहूँगा, यहाँ क्षेत्र का जो प्रशासन है, सीधा सीधा मैं खनन अधिकारी को कहूँगा या सीधा सीधा मैं यहाँ के एसडीएम का कहूँगा, जिसकी जिम्मेदारी है क्षेत्र की रक्षा करना। आप आईएएस हैं, आप पीसीएस बन के बैठे हैं, आपने कितनी पढ़ाई करी होगी, आपको ये नहीं पता कि क्षेत्र के अंदर क्या समस्या आ रही है? उनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या अंधे हैं वो या विकलांग है जो अपनी गाड़ी लेकर के क्षेत्र में घूम नहीं सकते, जनता की समस्या नहीं सुन सकते? और धन्यवाद देना चाहूँगा उन साथियों को जिन साथियों ने आज ये बैठक की है।
मैं इस क्षेत्र का पूर्व में हम लोगों को इस क्षेत्र की जनता को इकट्ठा होना पड़ा। उसका मुख्य कारण ये है कि कुछ क्रेशर वाले सरकार द्वारा कोई खड्डा खोदने की परमिशन के नाम पर अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करके लाखों टन माल इकट्ठा कर लिया, सामग्री इकट्ठी कर ली है और अपने वारे न्यारे करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्र में, जल स्रोत सूख गया है, नल सूख गए हैं और 10-10 मोटरें लगाकर 10-10 इंची आप जाएंगे देखेंगे कि धरती माता को कैसे चीर रखा है इन्होंने, पैसे के लिए, केवल पैसे के लिए। अपने सरकार के कर्मचारियों से मिलकर जो यहाँ पर खनन अधिकारी लेगा है उसके माध्यम से ये कहते हैं, हम जानकारी रखते हैं अपनी, कि खनन क्षेत्र अधिकारी से मिलकर ये क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है, जल स्रोतों के खत्म कर दिए हैं और उस माल को करोड़ों अरबों में खेल खेला जा रहा है। आप जांच कराइए इसकी, हर कैसर की जांच होनी चाहिए जो इस काम को कर रहे हैं। हम खुलेआम कहते हैं अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इनको जो है इस गलती का पछतावा होगा, इनकी सजा दिलवा के छोड़ेंगे, चाहे हम हाईकोर्ट। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही। बता दें कि एम्स रोड पर मेनहोल के ढक्कन मौत को दावत दे रहे। कोयल घाटी से वीरभद्र तक करीब 2 दर्जन मेनहोल के ढक्कन क्षतिग्रस्त अवस्था में है। दुपहिया वाहन जब क्षतिग्रस्त ढक्कन के ऊपर से गुजरते हैं तो स्लिप होकर सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। मेरा कहना ये है, जो ये एम्स को जाने वाली रोड है जो कि हाईवे से अटैच्ड है, ये लगातार अनियमितताओं से घिरी रही है। स्वयं मैंने कम से कम 4 बार सीएम पोर्टल पर शिकायत की है, पीडब्ल्यूडी को इसकी शिकायत की, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये रोड आती है। नगर निगम को भी मैंने इसकी शिकायत की, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी न मौके पर पहुंचा, न आज तक उन्होंने अनियमितताओं पर ध्यान दिया, चाहे वो नमामि गंगे का कार्य रहा हो, चाहे वो नगर निगम का या पीडब्ल्यूडी का। लेकिन अब इसमें जो बात आती है मेन होल की, क्योंकि देखिए एम्स को जाने वाली रोड है, अति व्यस्त रोड है, सैकड़ों की संख्या में मरीज जाते हैं यहाँ से रोज। और पहले तो सड़क टूटी फूटी थी, अब जब सड़क की थोड़ी रिपेयरिंग टल्ले लगा के इन्होंने की है, तो उसके बाद वो जगह जगह से लगभग 25 जगह पूरी एम्स तक ऐसा है। अगर आप केजी के पास से कोयल ग्राउंड से चलते हैं और एम्स तक लगभग 25-26 जगह मेन होल गड्ढे में है, तो जब भी गाड़ी का टायर वहाँ पड़ेगा दुर्घटनाएँ हो रही हैं, छोटी गाड़ियाँ भी, और एम्बुलेंस के अंदर मरीजों की आफत भी है। तो कहीं ना कहीं ये नाम मेरा रंधारा जी है जी। और समस्या ये है कि इस पे लाइन पे कोई गटर के गड्ढे है, कोई लाइन फूटी हुई है, और कोई ये समस्या ये है कि रात वक्त को कहीं किसी टाइम रोड पे हमारी दुकानें हैं फुटपाथ पे, उस पर कहीं भी एक्सीडेंट किसी समय हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ये गटर के गड्ढे हैं सर जी, ये गटर के गड्ढे हैं जी, उसमें रात को दिखाई नहीं देते। दिन में तो आदमी देख कर निकल जाता है, पर रात के समय में दिखाई नहीं देते, उसमें हमारे छोटे छोटे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शिवपुरी के जंगलों में ट्रेकिंग करने पहुंचे 2 युवक रास्ता भटक गए। दोस्तों को रास्ता भटकने की जानकारी देने के बाद उनका मोबाइल भी बंद हो गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगलों से दोनों युवकों को रेस्क्यू कर सकुशल मुनिकीरेती पहुंचाया। तो वहीं जान बचाने पर दोनों युवकों ने उत्तराखंड पुलिस की जमकर प्रशंसा की। मुनिकीरेती थाना पुलिस के अनुसार विशांत सोम ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि उसके 2 दोस्त शिवपुरी के जंगलों में ट्रेकिंग के लिए गए थे, जो रास्ता भटक गए हैं। थैंक्स करना चाहते हैं उत्तराखंड पुलिस का, जिन्होंने हमें सेव किया। हम ट्रैकिंग पे गए थे और हम वहाँ खो गए थे, इसलिए फिर हमें सेव किया एसडीआरएफ टीम ने। बाजपुर चीनी मिल की बदहाली से किसानों में खासा आक्रोश बना हुआ है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने अनाज मंडी के किसान भवन में चीनी मिल को बचाने के लिए बैठक आयोजित की। इस दौरान बैठक में 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से बदहाली के आंसू बहा रही है। देखो ऐसा है, बाजपुर चीनी मिल हिंदुस्तान की पहली कोऑपरेटिव चीनी मिल है और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 20 सालों से, जब से उत्तराखंड बना है, इसका बोर्ड ख़त्म हो गया और इसको अधिकारी और नेतागण जितने हैं सब ने मिलकर लूटा है और आज इसकी ये सिचुएशन है कि करीब 300 करोड़ के कर्जे में है ये। तो
अब जब सिर के ऊपर से पानी चले गया और किसान को इतनी दिक्कत है कि 5-5 दिन फैक्ट्री में जब बैठता है किसान, तो फिर ये फैसला हुआ कि क्यों ना इस फैक्ट्री को किसान ही चलाएं। तो आज हमने ये फैसला करा है, करीब 31 आदमियों की कमेटी बनाई है जो फैक्ट्री में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, देख रेख रखेंगे और जहाँ जहाँ चोरी होती है उसमें कोशिश करके उसको रोका जाएगा। है कि चीनी मिल जो है ये बर्बाद हो चुकी है, इसका वारिस कोई नहीं है। हम 10 साल से जो सरकार बनी है सबके पास गए, मेरे पास मेमोरेंडम में सब पढ़े, ज्ञापन मैंने दिया जो मुख्यमंत्री को सब पढ़े हैं कि इसका बोर्ड बनाओ ताकि फैक्ट्री बच जाए, मगर किसी ने बोर्ड नहीं बनाया आज तक। 1 महीना हम भागे फिरते रहे हैं कि क्या करना है, लोगों की राय ली है कि बोर्ड ही तो अपना घर का ही बोर्ड बना लें एक। तो हमने आज जो है किसानों की राय लेके 31 मेंबरों की कमेटी बना ली है, 2 अध्यक्ष बना दिए इसके, जो कि फैक्ट्री को देखेंगे, फैक्ट्री बर्बाद नहीं होने देंगे किसान अब, क्योंकि ये हमारी कभी हम इसको माँ कहते थे। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले कोऑपरेटिव फैक्ट्री ये बाजपुर की बनी है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया हमारे सामने, मैं खुद बैलगाड़ी लेके गन्ना लाद के वो फैक्ट्री में दिया है, बगैर पर्ची के लोगों ने गन्ना डाला, इतनी खुशी थी। आज हम रोज। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।